आज की इस YouTube वीडियो में हम बात करते हैं अपने मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर और सबसे ज़्यादा कंपनी में यूज आने वाला ये सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल की। सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं MS ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो क्या है MS एक्सेल। सही है, क्योंकि किसी भी कंपनी में रिक्वायरमेंट जो रहती है वो MS एक्सेल की रहती है। हर कंपनी MS एक्सेल को यूज करती है। सबसे यूजफुल टूल या सॉफ्टवेयर कहें तो वो आज के समय का क्या है MS एक्सेल ही है। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या है MS एक्सेल मस्ट रिक्वायर्ड है। और MS एक्सेल में जो जितना होशियार है कंपनी में उसकी सैलरी भी उसी हिसाब से है। और इसमें हम खाली एक्सेल की बात नहीं करेंगे, हमारा जो एक्सेल का पार्ट रहेगा वो 3 पार्ट रहेंगे। एक रहेगा हमारा एडवांस एक्सेल, एक रहेगा प्रोफेशनल और एक नॉर्मल एक्सेल जो आप सीखते हैं वही। शुरुआत जो स्टार्टिंग रहेगी वो नॉर्मल एक्सेल से रहेगी, फिर आप एडवांस की तरफ और फिर जाएंगे हम क्या प्रोफेशनल एक्सेल की तरफ। सही है, ये हमारी लाइव क्लास है जो हम दे रहे हैं आपको, चल रही है। सही है, तो आज हम बात करेंगे MS एक्सेल का यूज क्या है। हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है MS एक्सेल की, तो भी अपना जब हिसाब से रखेगी कंपनी तो MS एक्सेल के माध्यम से ही रखा जाएगा। सही है, जिसमें हम अपने डाटा को एक अच्छी तरह से क्या है मैनिपुलेट कर सकते हैं। सही है, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डाटा का। सही है, चार्ट बना सकते हैं। सही है, शेयर मार्केट में ग्रोथ दिखा सकते हैं। क्या आप देखते हैं जो आपका मैच होता है क्रिकेट वाला, वो सब चीज़ें इसमें ही आएंगी। आपकी MIS रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ये जो है। सही है, पर आप कमेंट के माध्यम से अपने क्या है विचार देते रहें, या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो हमारी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है MS एक्सेल की आज की। सही है, तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। मैंने लिखा है बोर्ड पर, आप देख रहे होंगे, फिर भी आप कॉपी लेके कह दिया है, आप नोट कर लें। MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। इसमें मतलब फैली हुई, उसे बोलते हैं स्प्रेडशीट, बहाव बहुत बड़ी है। सही है, क्योंकि एक बल्ब जो सीट है उसमें क्या है नंबर ऑफ कॉलम जो है 60,184। सही है, 16,384 इसमें क्या है कॉलम्स हैं, और रो की संख्या जो है एक ही वर्कशीट पे वो है 10,48,576। तो आप देख सकते हैं सीट कितनी बड़ी है। उसके बाद लिखा है मैंने इसी के अंतर्गत पढ़ा हूं मैं, विच इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या है आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैथमेटिकल मतलब जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है या गुणा करना है, ये नॉर्मल है क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है वो हिंदी में चल रही है। अगली जो है जो चलेगी वो दूसरी सीरीज है, वो टोटल इंग्लिश में रहेगी। सही है, फिर यहाँ पे बोलते हैं हम मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं किसमें एक्सेल में। मैथमेटिकल तो आप समझ गए होंगे, जैसे हम क्या है प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सही है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सही है, आप डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये क्या है मैथमेटिकल नॉर्मल है। अब बात आती है लॉजिकल। लॉजिकली हमारा क्या है एडवांस एक्सेल के अंतर्गत आती है। लॉजिकल मतलब तार्किक, रीजनिंग। जैसे आप देखें कोई भी कंपटीशन एग्जाम दें तो उसमें रीजनिंग आती है। क्या रीजनिंग आपसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, फिर भी रीजनिंग आ रही है, इसका मतलब क्या लॉजिकल प्रॉब्लम। सही है, आपके रिलेशनशिप पे आ रहे हैं सॉल्व कराने के, कौन किसका है, कौन लगेगा रिलेशन में। दूसरा क्या है आपका जो है लूडो के पासे वाले आ रहे हैं। सही है, क्या किसी ऑफिस में ऐसा होगा? नहीं, फिर क्यों करवाया जा रहा है? आपके दिमाग को चेक किया जा रहा है कि आपको जो मैनेजर की जॉब दी जा रही है, सही है, या क्लर्क की जॉब दी जा रही है, जब आपके क्या है डेली अप डाउन होगा, 100 लोग आपसे मिलेंगे या इससे ज़्यादा, तो आपका व्यवहार क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्या होगी। यदि डिसीजन मेकिंग की आप में क्षमता नहीं है तो ये बेकार। हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग तो मेन है। तो ये सोचने की क्षमता, तो सोचने की क्षमता कैसे होगी, लॉजिकल डाल दो तो उससे क्या है सोचने की क्षमता आपकी बढ़ सकती है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है एक्सेल में लॉजिकल है, जिसमें क्या है जिसके अंतर्गत एक कंडीशन आती है आपकी, वो पढ़ाए हुए आगे। सही है, एक माने यदि जैसे क्या है आपने देखा हो रिजल्ट कार्ड यूपीओड के अंतर्गत हम बात करें, यदि आपकी डिवीजन परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट आएगा। यदि आपकी परसेंटेज मेरिट परसेंटेज 45 है या 45 से ज़्यादा है तो आपका सेकंड आएगा। यदि आपकी मेरिट परसेंटेज 33 है या 33 से ज़्यादा है तो थर्ड आएगा, अन्यथा क्या आएगा फेल। तो ये क्या है लॉजिकल है। सही है, आपकी क्या है जितनी आपको परसेंटेज आ रही है उसके हिसाब से क्या मिल रही है डिवीजन। तो यही हमारा क्या है लॉजिकल का पार्ट है जो आप देख रहे हैं। सही है, तो यही हमारा क्या है लॉजिकल, तो लॉजिकल डाल दो आप। उसके बाद हमने लिखा है द फाइल इज नॉन एज वर्कबुक। यहाँ पे फाइल को क्या बोलते हैं वर्कबुक। जैसे वर्ड को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, सही है, पावर पॉइंट को बोलते हैं प्रेजेंटेशन, ऐसे यहाँ पे फाइल का नाम क्या है
नाम होते हैं, जैसे हम लोगों के 2 नाम होते हैं, सही है, किसी के 3 भी होते हैं, आपने देखा होगा मिडिल नेम, जैसे मेरा नाम है दुष्यंत कुमार शर्मा, तो आपका क्या है, तो अब जो है आपका क्या है, एक जो होता है फर्स्ट नेम होता है, ज़्यादातर लोगों के आपको क्या है 2 नाम मिलेंगे, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, सही है, जैसे किसी का नाम क्या है रमेश है, तो या किसी का नाम क्या है विजय है या अजय है, तो जो भी क्या है 2 नेम है, तो मैंने यहाँ पे क्या है मान लो मैं लिख दिया अजय, नाम लास्ट वाला लगाता क्या है सिंह, सही है, तो फर्स्ट नेम क्या हो गया अजय, लास्ट वाला क्या हो गया सिंह, कुछ भी हो सकता है नाम, तो सही है, तो आपका क्या है, तो पहला वाला नाम को बोलते हैं क्या नाम कंप्यूटर में आपका प्राइमरी नेम, और दूसरे वाले को बोलते हैं क्या सेकेंडरी नेम। तो ऐसी जैसे हमारे 2 नाम हैं, ऐसी कंप्यूटर सिस्टम में जो है फाइल का जब हम नामकरण करते हैं तो फाइल के भी 2 नाम होते हैं, एक तो फर्स्ट नेम और एक आपका लास्ट नेम, हमारे यहाँ पे होता है प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत फाइल के 2 नाम होते हैं, आप समझ लें, सही है, एक आपका प्राइमरी नेम और एक आपका सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम जो है वो आप क्या है कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग फाइल का, जैसे हम नाम फाइल को सेव एज करते हैं फर्स्ट टाइम, तो पहला वाला नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। सेकेंडरी नेम जो है वो आपका क्या है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर होता है, जैसे क्या हम लोगों के नाम है, पहला वाला नाम तो कुछ भी रख दो अजय, सही है, विजय शर्मा, सही है, रवि वासने, कुछ भी रख सकते हैं, पहला वाला नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, क्या आप लास्ट वाला चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप लास्ट वाला चाह के भी चेंज कर सकते हैं, लास्ट वाला नाम तो उसी दिन लग गया जिस दिन बच्चे का फैमिली में जन्म हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं, सही है, तो सेम हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है में पहला वाला नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप फाइल को सेव एज करते हैं, लास्ट वाला नाम अपने आप लग जाता है, उसे लगाने की जरूरत नहीं है, जिसे बोलते हैं क्या एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम क्या आइडेंटिफाई ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की आइडेंटिफाई हो रही है किससे एक्सटेंशन नेम से, फैमिली से आपके क्या है सरनेम से आइडेंटिफाई हो रही है किसकी फैमिली की, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं सरनेम से मालूम पड़ जाएगा, मान लो किसी बच्चे का नाम क्या है अजय, तो अब अजय क्या है पहला वाला नाम है, पीछे क्या है जो लास्ट नेम है वो सिंह है, तो अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या है सब घर में क्या है सिंह लगाते होंगे, शर्मा लगाते हैं, शर्मा लगाते होंगे, लास्ट वाला मैं अपने आप लिख दूंगा नहीं, पहला वाला रखता है। ऐसे क्या है कंप्यूटर सिस्टम में हम जो फाइल का नामकरण कर रहे हैं उसके 2 पार्ट हैं, एक प्राइमरी नेम और एक सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम अकॉर्डिंग टू आपका क्या है यूजर, आप कुछ भी रख सकते हैं, सेकेंडरी नेम आपका अपने आप लग जाएगा, जो जोड़ने की जरूरत नहीं है वो अपने आप जुड़ जाता है, पर एक विशेष कंडीशन में हम सेकेंडरी नेम को चेंज कर लेते हैं, वो हम आगे की बात कर रहे होंगे। ऐसे आप MS एक्सेल में कोई भी फाइल बनाएंगे तो .xlx अपने आप लग जाएगा, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, .xlx क्या होगा अपने आप जुड़ जाएगा, जिसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सही है, ये जो है .xlx समझ आ रही है। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे .xlx अपने आप लग जाएगा। आप अब xlx क्यों लग रहा है, क्योंकि क्या है MS एक्सेल अपनी एक पहचान छोड़ रहा है, आपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज किया है तो अपनी पहचान छोड़ रहा है किसके रूप में एक्सटेंशन रूप में, एक्सटेंशन नेम के रूप में। एक्सटेंशन नेम को ही हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्मेट, सही है, अनसपोर्टेड फाइल आपने देखा होगा फॉर्मेट प्लीज चेंज इट डिवाइस, मतलब क्या है जो हमारा मोबाइल फोन है इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, या .psd, अब .psd जो फोटो है वो इसमें थोड़ा बन जाएगा मेरे मोबाइल फोन में, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें JPG में, सही है, तो ये सब फाइल के फॉर्मेट होते हैं, वो आगे की क्लास में बात कर रहे होंगे हम, सही है। तो अब क्या है आप एक्सेल को यूज कर रहे हैं तो एक्सेल अपनी क्या है एक पहचान छोड़ रहा है एक्सेल एक्स के रूप में, क्या आइडेंटिफाई एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम क्या है पहचान छोड़ता है, जैसे क्या अब फैमिली क्या है सरनेम दे रही है, सरनेम क्या है पहचान है बच्चे की, सही है, क्या आप इस फैमिली के कंटेन है या इस फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो कैसे मालूम पड़ेगा एक्सटेंशन नेम, मतलब सरनेम से मालूम पड़ेगा, समझ गए होंगे आप सब, पहला वाला नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और एक्सटेंशन नेम अपने आप लग जाएगा, ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब आए नीचे वाली तरफ आपको ईच वर्कबुक हैज डिवाइडेड मैनी सीट, मतलब प्रत्येक वर्कबुक जो है वो डिवाइडेड है किसमें बहुत सारी सीट में, सही है, बट MS एक्सेल 2010 में जो सीटों की संख्या है नीचे जो आती है जिस पर हम काम करेंगे, सही है, जैसे क्या ड्राइंग की एक फाइल आपकी, सही है, किसी शॉप वाले ने ये ऑफर चला रखा है कि आप हमारे यहाँ से फाइल खरीदें हम आपको 3 वर्कशीट देंगे फ्री, नहीं, सही है, तो 3 वर्कशीट क्या ड्राइंग की एक फाइल होती है, हम जो ड्राइंग बना रहे हैं किस पे बना रहे हैं शीट पे बना रहे हैं, हम जो ड्राइंग बना रहे हैं वो ड्राइंग फाइल पे नहीं बना रहे, तो ऐसी क्या है MS एक्सेल में कलेक्शन ऑफ शीट इज कॉल्ड वर्कबुक, जब आपकी शीट इकट्ठा हो रही है तो निर्माण कर देंगे किसका वर्कबुक का,
तो वही चीज यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। सही है, तो एमएस एक्सेल 2010 में बाई डिफॉल्ट कितनी सीट मिलेंगी आपको? 3 सीट मिलेंगी जिस पे यूजर वर्क करेगा। आप बढ़ा सकते हैं, शिफ्ट F11 से आप क्या है सीटों को बढ़ा सकते हैं, इंसर्ट सीट कर सकते हैं। उसके बाद ईच सीट डिवाइडेड, मतलब प्रत्येक जो सीट है हमारी डिवाइडेड है, बांटी हुई है, वो आपकी क्या है? रो एंड कॉलम्स। रो कॉलम तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आज हम बता देंगे। उसके बाद लिखना है सही है, रो आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब सीट के ऊपर जो रो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम जो है वो क्या है? वर्टिकल लाइन है सीट के ऊपर, मैंने लिखा है। सही है, उसके बाद जो मैंने बताया इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन मतलब आंतरिक खंड रो एंड कॉलम का, वो कहलाता है मेरा क्या? सेल। फिर आपको बताया मैंने द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 16,384 इन ए सीट, मतलब एक सीट पे 16,384 कितने हैं? कॉलम है, मतलब इतनी आप एंट्री कर सकते हैं, तो काफी बड़ी। कॉलम जो स्टार्ट होगा वो ए से होगा, और जो लास्ट वाला होगा 16,384 का वो होगा XFD। बताऊंगा मैं कैसे कैसे चलेगा कैसे। उसके बाद लिखा है मैंने द नंबर ऑफ रो आर 10,48,576, रो की संख्या कितनी है? 10,48,576, काफी है। ये एमएस एक्सेल 2010 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सही है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। आप सुने कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं लाइव क्लास पर। हम क्या है अब आगे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। अब हम थोड़ा आपको बता रहे हैं, ओपन करना में से आप जानते हैं, सही है, फिर भी हम बता देते हैं। आप क्या है यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे कंप्यूटर में, यहाँ पे आ रहा होगा आपका ऑल प्रोग्राम, यहाँ पे एक ही आती है कंप्यूटर में, यहाँ पे आके मिलेगा आपको MS ऑफिस, यदि आपके सिस्टम में है। क्योंकि क्या है सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो सिस्टम के साथ स्वयं आते हैं, जैसे आपका नोटपैड, वर्डपैड, पेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो यूजर जो है अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से डालता है, इसको क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे जो है वो दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो क्या है सिस्टम के साथ में मिलते हैं, एप्लीकेशन यूजर अपनी नीड के हिसाब से डालता है। तो एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको एमएस एक्सेल कंटेंट, आप एंटर कर देंगे। दूसरा देखिए आप स्टार्ट में जाते हैं वैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को फाइल टाइप से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एक्सेल। 2010 लिखने की जरूरत नहीं है, यदि 2 वर्जन है तो आपको लिखने की जरूरत है, 7 भी चलाना है और 10 भी चलाना है। इस तरह से आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब जब एक्सेल ओपन होगा तो उसकी क्या है एमएस एक्सेल की जो फर्स्ट विंडो आएगी वो हम बता रहे हैं किस तरह से आपको, इस तरह से मैं आप देखेंगे ये जो है एमएस एक्सेल की विंडो आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर। मैं एक छोटा सा सैंपल पेज भी दिखा रहा हूँ आपको जिससे आप समझ जाएं। इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से आपको स्विच दिखाई देगी। तो ये जो ऊपर आएगी जैसे जो है ये वाली एफएक्स रिप्रेजेंट कर देगी आपकी किसकी, इसे बोलते हैं पूरे को फॉर्मूला बार। ये वाली जो बार है इसे बोलते हैं क्या? फॉर्मूला बार। ये हमारी जो है फॉर्मूला बार है, ये हमारी जो है कॉलम है। सीट तो काफ़ी बड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा फिर भी दिखा दूँगा। A B C D E इस तरह से एक्स एंड तक जाने होगी। फॉर्मूला बार जो है उसके दो पार्ट हैं। ये वाला जो है हमारा कंटेंट एरिया, मतलब आप जब लिखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा। ये है हमारा सेल एड्रेस। सेल का पता, सेल क्या होते हैं ये बताएंगे हम। इस तरह से आपको दिखाई देगी
दिखाई देगी, मतलब एमएस एक्सेल में वर्जन कोई सा भी हो, जिसमें क्या है आपकी ये जो है लाइन है और ये तो मैंने बताया ये जो आड़ी वाली है ये जो है इन्हें बोलते हैं हम रो, मतलब आड़ी वाली जो है वो क्या कहलाती है एक्सेल में रो, और ये खड़े वाली जो है ये वाली जो है ये कहलाती है हमारी क्या कॉलम्स, ये हमारी क्या है रोज है और ये क्या है हमारी कॉलम खड़े वाली कॉलम। तो ये रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मतलब आंतरिक उसे बोलते हैं हम क्या सेल, जहां रो एंड कॉलम मिलान बिंदु है उसे क्या बोलते हैं हम सेल। व्यक्ति जो लिखता है वो सेल के अंदर इनपुट करता है मतलब टाइप भी करता है। तो जब भी हम क्या है ये जो है हमारा क्या है सेल एड्रेस ये वाला जो है, तो फॉर्मूला बार जो है एमएस एक्सेल में आती है और कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब जो कैलकुलेशन एमएस ऑफिस के अंदर करते हैं वो एक आगे है वो क्या है आपका एमएस एक्सेल ही है। फॉर्मूला बार जो है उसके दो पार्ट है, मतलब फॉर्मूला बार है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक तरफ जो आ रहा है सेल एड्रेस मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब सेल का पता बताएगा, जैसे क्या मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ रो एंड कॉलम के मिलने से सेल बनता है और उसका सेल का पता होता है। तो पहले जो आएगा वो आपका जो गिना जाएगा वो गिना जाएगा क्या कॉलम, ए क्या कॉलम और वन क्या रो। तो जल्दी मेरा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मतलब सेलेक्ट है जो है मैं यहाँ पे उस पोजीशन पे हूँ, सही है। तो मैं क्या है तो बोलूँगा क्या ए वन यहाँ पे अपना भरा होगा सेल एड्रेस। यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्या आएगा B2 बी क्या कॉलम, ये ऐसे देखते हैं ये आपके क्या है कॉलम और ये है दो। तो पहले क्या आएगा आपका कॉलम बोला जाएगा, तो कॉलम क्या है हमारा ए क्या है हमारा कॉलम है, तो ए क्या कॉलम वन क्या दो, तो यहाँ क्या हो गया A1, यहाँ क्या हो जाएगा A2, आप समझ रहे होंगे बात को। जैसे B है तो B क्या कॉलम, 3 क्या दो तो B3, समझ रहे हैं आप, यहाँ से B3 हो गया। C क्या कॉलम, यहाँ पे पहुंच गया तो C की 6 क्या हो गया सेल एड्रेस। एक्सेल जो चलता है सेल एड्रेस में चलता है, सही है। एक्सेल जो काम करता है वो सेल एड्रेस चलता है, कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं। इतनी बात समझ में आ रही होगी रो एंड कॉलम क्या होती है। और यदि ये यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो A1 में जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगा क्या नेम, ये वही अलग किताब है। जैसे स्कूल में आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या है आपकी सीट होती है, तो सीट पे क्या है आपका रोल नंबर पेस्ट कर दिया जाता है, तो रोल नंबर के हिसाब से आप बैठ रहे हैं कि नहीं, सही है। अब क्या है अब मान लो एग्जाम में जो आया है वो तो 3 घंटे के लिए आया है, वो आपको ना आप उसे जानते ना वो आपको जानता, वो आपके नाम के बजाय रोल नंबर से कंट्रोल करेगा। यदि आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं क्लास में तो रोल नंबर कहेगा रोल नंबर 104 उठाओ तो कंट्रोल हो गए। ऐसे ही सेल एड्रेस यहाँ पे क्या है यदि 104 वाला बच्चा मान लो नहीं आया तो वो सीट खाली रहेगी, जैसे क्या ये सब सेल हमारे खाली है मतलब इसमें कोई डाटा फिल नहीं है, तो आपके क्या है विदाउट फिलिंग है। तो ये देख रहे हो तो ऐसे नेम आ रहा तो नेम क्या है यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब बच्चा जब बैठेगा जब तो दिखाई देगा, ये तो 104 तो फिक्स है। ऐसे क्या है जिस आपने टाइप कर दिया तो नेम आ रहा नेम बॉक्स में, सही है। नहीं तो क्या है A1 तो A1 ही है, A1 तो फिक्स ही रहेगा। क्या है आपको डाटा है ये वेरिएबल है ये चेंज होता रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारी हो गया आपके, सही है। अभी हम शीट बनाएंगे बताएंगे इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सही है। तो रो एंड कॉलम को बोलते हैं हम क्या सेल, ये आप देख रहे हैं सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकली आपको क्या है एक स्टूडेंट मार्क लिस्ट बनाना बताएंगे, इसकी प्रैक्टिकल की डिटेल मतलब जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो जो है हमने अपने लिंक में डाल दी गई है, तो वहाँ से आप क्या है प्रैक्टिकल वाली शीट को देख सकते हैं जिसमें हमने प्रैक्टिकली बताया है, सही है। यहाँ हमने थर्ड ईयर आपको बताया है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।